क्या पेनिस साइज से सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मैटर करता है? इसका एक ही आंसर है, छोटा सा आंसर है, साइज डजंट मैटर। क्या मेंसेस के दौरान या पीरियड्स के दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स सेफ होता है या अनसेफ होता है? अगर आप उस टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करते हो तो आप क्या, एक तो अनहाइजीनिक रहेगा और आप अपने आप को प्रोन कर रहे हो सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शंस भी होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। कि शुड वी यूज कॉन्डोम? डज कॉन्डोम इफेक्ट्स द प्लेजर? क्या प्रोटेक्शन यूज करने से जो सुख की अनुभूति है उस पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं, कोई भी प्लेजर का फर्क नहीं पड़ता। कॉन्डोम क्या है, एक बैरियर का काम करता है। अच्छे बच्चे ऐसी बातें नहीं करते, तो सर इस सोच का, इस विचारधारा का क्या एडवर्स इफेक्ट है, क्या दुष्प्रभाव हमारे समाज पर पड़ रहा है? देखिए डॉक्टर साहब, एजुकेशन और विज्ञान हमेशा दो धारी तलवार रहा है। जो पोर्न का एडिक्शन है उसका रियल ब्रेन पे और रिलेशनशिप पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या दुष्प्रभाव पड़ता है सर? तो पोर्न में आप फील कर रहे हो कि आप जो इंटरकोर्स कर रहे हो, जो बंदा इंटरकोर्स कर रहा है, आप उसकी जगह फील होना चाह रहे हो। भारत में सबसे ज्यादा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सा है? नोरिया है, सिफिलिस है, ठीक है, जिसमें VDRL टेस्ट हमारा पॉजिटिव आता है, क्लेमाइडिया है। अरेंज मैरिज में सेक्सुअल एंजाइटी कैसे कम हो सकती है? देखिए, अरेंज मैरिज में सेक्सुअल एंजाइटी डिपेंड करता है आपके एजुकेशन लेवल पे, कि जो हस्बैंड एंड वाइफ है वो शादी कर रहे हैं, उनका एजुकेशन का लेवल क्या है। सर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों बढ़ रही है? इन चीज़ों का आजकल सेक्सुअल लाइफ का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होने लगा। सर अनसेफ सेक्स के बाद कितने समय तक टेस्टिंग करवानी चाहिए? अलग अलग टाइमिंग है। कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो 48 आवर्स के बाद ही आ जाती हैं, 72 आवर्स के बाद आ जाती हैं, कुछ कई महीने के बाद भी आती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल और मैं एक फिजिशियन हूँ। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर, ऐसे मुद्दे को लेकर जिसने मुझे प्रेरित किया एक पॉडकास्ट बनाने के लिए। ये मुद्दा एक ऐसा मुद्दा है दोस्तों जिसके बारे में बात करना इतना ज़्यादा ज़रूरी है, उतना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसके बारे में अब बात नहीं कही गई तो भविष्य में वो बहुत सारी मौत का, बहुत सारे रिश्तों के उजड़ने का, बहुत सारे सामाजिक पतन का कारण बनेगा। दोस्तों, वो टॉपिक है सेक्स के बारे में बात करना, सेक्स के बारे में एजुकेशन लेना आज हमारे यूथ को इतना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, जो कि हमारे भारत के नैतिक पतन को बचा सकता है। और अगर बात को रोशनी की और मैं तरोतारे का जिक्र ना करूँ तो यह बहुत ही बड़ा अन्याय होगा। ठीक उसी तरह अगर मैं सेक्स के बारे में बात करूँ और सेक्स के एक्सपर्ट को ना बुलाऊं तो यह बहुत ही ज़्यादा अन्याय होगा। तो दोस्तों, मैं अपने चीफ गेस्ट से जिसके साथ आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहता हूँ डॉक्टर सतेंद्र तंवर जी को। डॉक्टर सतेंद्र तंवर जी, वेलकम सर। सर नमस्कार, आपका स्वागत है। सर मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, प्लीज एक बार आप हमारी ऑडियंस को अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। नमस्कार डॉक्टर महिपाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे स्टूडियो का, जहाँ पे आपने इनवाइट किया ताकि हम लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा एक ऐसी एजुकेशन दे चुके या बता सकें जो समाज के अंदर नहीं मिल पाती है लोगों को, या फिर ऐसी जगह से मिल पाती है जो एजुकेशन है वो स्थिर और स्थायी नहीं होती है। और कई बार इन प्रॉब्लम की वजह से वो अपने कई बार भविष्य को, शादीशुदा जीवन को, इसको भी कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हैं और कई ऐसी कॉन्सिक्वेंसेस हो जाती हैं जिससे पूरे जीवन में जो है वो परेशानियां आ जाती हैं। सर सेक्स एक ऐसा टॉपिक है जो करते तो सब हैं, लेकिन उसके बारे में कहना सुनना कोई पसंद नहीं करता। अब करते इतने ज़्यादा है कि हमारे देश की आबादी बहुत ही ज़्यादा है और उसके बारे में बातचीत कोई नहीं कहना सुनना चाहता। और इसी अभाव के कारण लोग जो गलतियां करते हैं और उन गलतियों के कारण जो जिंदगियां बर्बाद होती हैं, आज उसके बारे में हम आपसे जानकारी चाहेंगे। सर सेक्स के बारे में थोड़ा सा आप अपने तरफ से एक्सप्लेन कीजिए। देखिए, सेक्स जो है सुनने में तो एक ये 3 वर्ड्स का जो शब्द है, SEX सेक्स, लेकिन समाज में, परिवार में, कहीं भी हम इस शब्द को इस्तेमाल करते वक्त बड़े ही
सटीक और बड़े ही सतर्क रहते हैं, कहीं हमारे मुंह से कुछ ऐसी चीज़ ना निकल जाए जिससे सोसाइटी में हमारा नाम खराब हो। तो इस शब्द से जो है लोग डरते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, जब भी शादीशुदा जीवन में सेक्स की प्रॉब्लम्स आती हैं तो उससे पूरा शादीशुदा जीवन जो है वो अफेक्टेड हो जाता है, ख़राब हो जाता है, और कई बार चीज़ें तो डाइवोर्स तक भी चली जाती हैं। आप आए दिन देखते हैं न्यूज़पेपर के अंदर, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में कई बार सेक्सुअल डिसफंक्शन या फिर इरेक्टाइल डिसफंक्शन या ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से डाइवोर्स भी हो गए हैं। तो इस चीज़ के बारे में हमें बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जिससे हम अपने आप को, अपने परिवार को और समाज को इस सारी दिक्कतों से बचा सकें। क्योंकि सेक्स एजुकेशन आप देखते हो कि मिलियंस ऑफ लोग सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शन से अफेक्टेड हो रहे हैं हर साल, मिलियंस लोग। मिलियंस बार तो एवरेज आती है कि एक दिन के अंदर 1 मिलियन अप्रोक्सीमेट थ्रू आउट द वर्ल्ड लोग हैं जो इन्फेक्टेड हो रहे हैं। 2023 से 2024 का डाटा था, जहां पे 365 मिलियन से भी ज़्यादा लोग जो है वो इन्फेक्टेड हुए। 1 मिलियन यानी 10 लाख लोग सारी दुनिया भर में। यस, मैरिड और अनमैरिड, इसके अंदर दोनों जो डेमोग्राफिक डाटा है सर। वेरी 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 इंटरेस्टिंग। और इनको हम सिंपल बातों से जो है बचा सकते हैं। सिंपल जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज़ करना या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जिससे हम अपनी एसटीआई के इन्फेक्शन को रेट को कम कर सकते हैं। सर, आयुर्वेद में जैसे कहा जाता है कि वीर्य की एक बूंद 40 बूंद खून के बराबर होती है, और मॉडर्न साइंस कहती है कि वीर्य एक ऐसी चीज है जो डेली प्रोड्यूस होती है। सर, इसमें कौन सा सच है और कौन सा झूठ है, इसके बारे में प्लीज थोड़ा सा बताइए। यस, आपने बिल्कुल सही कहा। जब हम कोई खाना खाते हैं या कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसकी जो चीज़ें बनती हैं, जैसे सबसे पहले बनती है रस धातु, रसा, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, और लास्ट में जो नाम आता है वो आता है शुक्र का। शुक्र यानी वीर्य। संस्कृत में इसको वीर्य को बोला गया है शुक्र धातु। ये शरीर की एक धातु है। अब आप देखोगे, अगर आपने 5 लीटर कोई चीज़ खाई तो लास्ट में जाके कुछ ड्रॉप्स ही बनती हैं। सबसे पहले बनेगा रस, उसके बाद रक्त, ब्लड बनेगा, फिर मांस बनेगा। आपने देखा किसी आदमी का 3 दिन के अंदर कोई प्रोटीन या कुछ लेके मसल्स बन जाए? देखिए, कभी नहीं बनती। लेकिन हाँ, पानी पी के या कोई जूस पी के आप ताकत फील करते हैं। तो उसी तरह शुक्र धातु है, वो सबसे लास्ट में बनती है। तो आपने कहा कि एक बूंद जो वीर्य की है वो 40 ड्रॉप ऑफ ब्लड के बराबर है। मैं तो कहूँगा 4000 ड्रॉप के बराबर है, क्योंकि 1 ml में हमारी जो होती है 15 ड्रॉप्स होती हैं। कितनी होती हैं? 15 ड्रॉप्स होती हैं। तो ये 600 ml ही लगभग आएगा। तो एक जो ड्रॉप ऑफ वीर्य, क्योंकि आप जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो मैक्सिमम कितना इजेकुलेट? 5 ml। 5 ml तो आप बहुत मैक्सिमम बता रहे हो। मैक्सिमम 2 या 3 ml ही आता है। उसके बाद दोबारा जब आप इंटरकोर्स करते हो तो वो मात्रा कम हो जाती है, और 3 बार के बाद तो मात्रा कई बार आती भी नहीं है। तो अब आप अंदाजा लगा सकते हो कि कहाँ ब्लड और कहाँ पे ये वीर्य। शुक्र एक ऐसी धातु है जो हमारी बॉडी को पूरा प्रोटेक्ट रखती है। अगर आप हस्त मैथुन करते हैं ज़्यादा और एक्सेसिव सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स एक फिनोमिना है, आपको डेली करना है या फिर आपको अल्टरनेट डे पे करना है। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि आपको सडनली एक ही दिन में 30 बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करना है। नो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। ह्यूमन बॉडी उस चीज़ के लिए बनी नहीं है। अब आप पोर्न मूवीज़, इनके अंदर आप देखते हो कि एक आदमी है जो आधे घंटे से 45 मिनट से 1 घंटे से सेक्सुअल इंटरकोर्स करा। दैट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग। पॉसिबल ही नहीं है सर, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसलिए वीर्य जो है हमें उसको बचा के रखना चाहिए। जो यंगस्टर हैं वो हस्त मैथुन को अवॉइड करें। 1 in a month, 2 a month, दैट इज़ फाइन, कि वो मेंटल टेंशन को रिलीव करता है, अच्छे प्रोडक्टिव इफेक्ट आते हैं। बट नॉट लाइक दैट के 3 times a day कर रहे हैं, तो बॉडी आपकी वीक होगी, मेंटल स्ट्रेस आएगा, सारी प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी। सर, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि पोर्न में जो दिखाया जाता है वैसा प्रैक्टिकली पॉसिबल होता नहीं। तो सर, एक कॉमन सा क्वेश्चन आज जो भारत के जनमानस के युवाओं के मन में है वो ये है कि क्या पेनिस साइज से सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन मैटर करता है? इसका एक ही आंसर है, छोटा सा आंसर है, साइज डजंट मैटर। साइज डजंट मैटर। साइज का सेक्सुअल इंटरकोर्स पे कोई लेना देना नहीं है। टाइम का जरूर है, टाइम का, ड्यूरेशन का जरूर है। क्योंकि जो वेजाइना है, जो नेचर ने रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाया है फीमेल्स का, तो उसका जो लोअर 1/3 है, आगे का हिस्सा है, वही सिर्फ सेंसिटिव है। वही फिर क्या है? सेंसिटिव है। उसके ऊपर का पार्ट जो है वो नॉन सेंसिटिव है। तो उसका साइज से कोई डिफरेंस नहीं होता, साइज छोटा है या साइज बड़ा, दैट इज नॉट गोइंग टू
हेल्प, और दैट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट कि भाई उसको प्लेजर में या फिर उसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है अगर साइज़ कम है। हाँ, अगर लेस देन 1 सेंटीमीटर है, लेस देन 1 इंच है, देन डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द साइकोलॉजी ऑफ मेल पार्टनर, नॉट द फीमेल पार्टनर। बिल्कुल, ये बहुत नॉलेजफुल बात बताई सर आपने। द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ वेजाइना इज लोअर मोस्ट वेजाइना का वो सेंसिटिव है, अपर मोस्ट जो है वो नॉन सेंसिटिव है। उसमें साइज बिल्कुल किसी तरह का मैटर करता ही नहीं है। सर आजकल महिलाओं में पीसीओडी की बीमारी बहुत ही ज्यादा फैली हुई है। हर दूसरी तीसरी महिला, जैसे हम ओपीडीज में कॉमन प्रैक्टिस में भी देखते हैं, अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें फाइंडिंग आती है पीसीओएस। महिलाएं इस चीज से बहुत ज्यादा ग्रसित है। सर कृपया इसके बारे में थोड़े से बताइए। अभी रिसेंटली आपने देखा पीसीओएस जो था, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ये 1936 में एक डायग्नोज टर्म था, इसको नाम दिया गया था 1936 में, और अब 2026 में ऑलमोस्ट 90 साल के बाद, कितने साल बाद? 90 साल के बाद पीसीओएस को आज बोल दिया गया पीएमओएस। क्या हो गया? पीएमओएस, पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम जो है। इसमें क्या होता है, आपकी जो बॉडी है, जो आपकी बॉडी है उसमें ओवेरियन स्टिमुलेशन ज़्यादा होता है, जिससे फॉलिकल्स बन जाते हैं ओवरीज के अंदर, और वो आपके पूरे हार्मोनल इम्बैलेंस को करता है। इसका सेक्सुअल लाइफ से, प्लेजर से कोई लेना देना नहीं है। कई फीमेल अगर वो सोचती है मुझे पीसीओएस है, भविष्य में बच्चा पैदा करने में कोई दिक्कत होगी, या फिर मैं अपने हस्बैंड को या पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाऊंगी, दैट इज़ नॉट गोइंग टू अफेक्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है, उनको ये चीज़ें दिमाग से निकाल देनी चाहिए। हाँ, उनको अपनी लाइफस्टाइल जरूर ठीक करनी चाहिए, क्योंकि इसकी मेडिसिन अभी भी इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। आपकी लाइफस्टाइल, आपकी एक्सरसाइज, आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपका स्ट्रेस लेवल कम करना, ये सब चीज़ें इसमें डेफिनेटली अफेक्ट करती हैं। सर एक कॉमन क्वेश्चन और है जो कि लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में, क्या मेंसेस के दौरान या पीरियड्स के दौरान सेक्सुअल इंटरकोर्स सेफ होता है या अनसेफ होता है? देखिए, नेचर ने जो चीज़ें बनाई हैं, नेचर ने चीज़ें बनाई हैं प्रकृति में, जब महिला को क्या होता है, महीना आता है या मासिक धर्म होता है, वो 3 से 5 दिन तक रहता है। किसी महिलाओं में 2 दिन, किसी में 3 दिन, किसी दिन में 5 दिन। अगर महिलाओं के अंदर मासिक धर्म कम हो रहा है तो उनको प्रॉब्लम्स ज़्यादा होंगी, क्योंकि शरीर के अंदर से जो एक कचरा है, जो क्या है, एक शरीर के अंदर से जो एंडोमेट्रियम की शेडिंग हो रही है, हार्मोनल बैलेंस हो रहा है, और अशुद्ध रक्त आप बोल सकते हैं, या फिर एंडोमेट्रियम की जो लेयर है, सुपरफिशियल लेयर है, वो शेड ऑफ हो रही है, वो बाहर निकल रही है, तो वो ग्रेविटी के कारण डाउन जा रहा है, ब्लड डाउन। अगर आप उस टाइम पे सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म करते हो तो आप क्या, एक तो अनहाइजीनिक रहेगा, और आप अपने आप को प्रोन कर रहे हो सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शंस भी होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। सर्विसाइटिस है, वेजाइनाइटिस है, इन्फ्लेमेशन है, ये सारी प्रॉब्लम्स होने के भी चांसेस रहेंगे। तो एटलीस्ट उन 4 डेज़ में तो हमें अवॉइड करना चाहिए। आपने देखा है पहले भी हमारे मतलब जो पूर्वज है, या फिर आपने पहले देखा हो साइंस के अकॉर्डिंग, जब महिलाएं जब मासिक धर्म होता था तो वो अपने आप को सेक्सुअल इंटरकोर्स से दूर रखती थी, बट उसका यही कारण था। सर जैसे हम किसी शहर से गुजरते हैं, गली से गुजरते हैं, वहाँ पर दीवारों पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहता है गुप्त रोगी मिले या मर्दाना कमजोरी वाले रोगी मिले, तो सर ये गुप्त रोग, इसको क्यों एक्सप्लेन किया गया है? मर्दाना कमजोरी पे ही बहुत ज़्यादा फोकस किया गया है। क्या ऐसा भी होता है कि कोई जनाना कमजोरी का कंसेप्ट एग्जिस्ट करता हो? देखिए, सोसाइटी के अंदर मेल्स को हमेशा डोमिनेंट दिखाया गया है। स्टार्टिंग से ही आपने देखा होगा, राजा महाराजाओं के टाइम से किसी भी एम्पीरियर में मेल्स को क्या दिखाया गया, डोमिनेंट दिखाया गया। तो कमजोरी हमेशा वहाँ पे बर्दाश्त नहीं होती, इसलिए इन रोगों को क्या रखा गया, गुप्त रोग। गुप्त रोग, भाई इसकी बात नहीं होनी चाहिए। अगर मुझे कोई इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है, या मुझे टाइमिंग की कोई प्रॉब्लम है, या इरेक्शन नहीं आ रहा, तो मैं उस चीज़ को किसी को ना बताऊं, क्योंकि ये मेरे लिए एक शर्म की बात होगी एक मेल के लिए। वो हमारे पास भी जब पेशेंट आते हैं तो वो कई बार बोलते हैं, सर मेरे दोस्त को ये दिक्कत है, फ़ोन आता है, सर मेरे रिश्तेदार को ये दिक्कत है, क्या मैं उसको ले आऊँ, इस चीज़ का इलाज है? तो वो इनडायरेक्टली पूछ लें, वो डायरेक्टली नहीं पूछना चाहते, तो इसलिए इनको लेबल कर दिया गया गुप्त रोग। और मर्दाना कमजोरी का क्या मतलब है, आपने देखा है कि मेल्स हमेशा डोमिनेंट पार्टनर रहा है। मेल जब भी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है तो मेल की डोमिनेंसी जो है वो उसमें ज़्यादा रहती है, फीमेल जो है वो नॉन डोमिनेंट पार्टनर कई बार परफॉर्म करता है। तो ये चीज़ों का भी मैटर रहता है, इसीलिए हमेशा लिखा रहता है मर्दाना कमजोरी, भाई वो गुप्त रोग है। और ये आपको कहाँ दिखेंगे, ये भी आपको कहाँ दिखेंगे, रेलवे स्टेशन के नीचे, हाँ, बस स्टैंड के पीछे, ऐसी जगह दिखेंगे। मतलब आपको सोसाइटी में इन चीज़ों के लिए एक्सेप्टेंस अभी भी नहीं है। वी कांट एक्सेप्ट कि किसी को सेक्सुअल डिस्फंक्शन है, कोई ऐसी कमजोरी, इसीलिए ये हिडन चीज़ें रहती
रहती हैं और इनको नाम भी दे दिया गया गुप्त रोग या यौन रोग। सेक्स का जो शब्द है ये तो कुछ साल से ही अभी मार्केट में आया। आप देखेंगे पहले यौन रोग या इनडायरेक्टली जी कमजोरी आ गई, शरीर के अंदर कमजोरी है जी। कई बार तो डॉक्टर भी नहीं समझ पाता था वो किस कमजोरी की बात कर रहा है। सर कई बार मतलब शादीशुदा जो कपल आते थे डॉक्टर से बताने, सर शरीर में थोड़ी कमजोरी है, कमजोरी की थोड़ी दवाई ऐड करते हैं। तो उनका मतलब वो शारीरिक कमजोरी से नहीं था, उनका मतलब वो सेक्सुअल वीकनेस से था। वो खुल के बोल नहीं पाते थे और डॉक्टर भी कई बार नहीं समझ पाता था। मरीज को छोड़िए आप, डॉक्टर भी कई बार इसको नहीं समझ पाता था कि वो एक्चुअल में किस चीज की बात कर रहे हैं। यस, डॉक्टर भी इस सबसे दूर भागते हैं कई बार। यस, ग्रामीण इलाकों में ऐसा बहुत ज्यादा देखा जाता है। ग्रामीणों में भी, शहरों में भी, हर जगह आप देखेंगे ये चीजें स्टिल अभी। सर एक कॉमन क्वेश्चन आज भारतीय युवाओं के मन में यह है कि शुड वी यूज कॉन्डोम, डज कॉन्डोम इफेक्ट्स द प्लेजर? क्या प्रोटेक्शन यूज करने से जो सुख की अनुभूति है उस पर कोई प्रभाव पड़ता है क्या? नहीं, कोई भी प्लेजर का फर्क नहीं पड़ता। कॉन्डोम क्या है, बैरियर का काम करता है। बैरियर का आजकल तो इतने थिन आ गए हैं, पहले जो आज से 20-30 साल पहले आप बात करो तो थोड़े थिक आते थे। ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है कि आपको प्लेजर का कुछ ऐसा अनुभव होता है या फिर उसमें आपको इजैकुलेशन में कोई प्रॉब्लम आती है या फिर आप जब पीक पे होते कोई डिस्टर्बेंस करता, बल्कि आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शन से बचाता है। अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो या फिर ऐसी जगह पे सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो जहाँ पे आप कन्फर्म्ड नहीं हो, मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स हैं, तो ये आपको उस प्रॉब्लम से बचाता है। दूसरा चीज़, जब आपको अनवांटेड प्रेगनेंसीज नहीं चाहिए, यू डोंट वांट, हस्बैंड वाइफ है, हमेशा क्या है वाइफ को ही आगे कर दिया जाता है। अभी उन्हें कॉपर टी लगवानी है, कौन लगवाएगा? फीमेल लगवाएगी। माला डी माला एन खानी है, कौन खाएगा? फीमेल खाएगी। ठीक है, इसके अलावा और कोई लोडिंग ड्रग है या ट्यूबेक्टोमी का जो ऑपरेशन होता है वो कौन कराएगा? फीमेल करवाएंगे। उन्हीं को आगे क्यों किया जाता है? जबकि सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन दोनों का काम है, दोनों की ये एक्ट है, दोनों का फिनोमिना है, तो आगे क्यों मेल को भी आगे आना चाहिए, उसको भी कॉन्डोम यूज़ करना चाहिए। उसको लगता है जब इस पीरियड में सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से बच्चा कंसेप्शन के चांसेस ज़्यादा है, कंसीव के चांसेस, वाई नॉट मेल कैन यूज़ द कॉन्डोम एट दैट टाइम। फीमेल्स को भी उनको बोलना चाहिए, नो आई एम नॉट गोइंग टू, भाई मैं भी ट्यूबेक्टोमी क्यों करवाऊँ, या फिर मैं ही क्यों हार्मोन सप्लीमेंटेशन, जिसकी वजह से हजारों फीमेल्स को अननेसेसरी सर्जरी से गुजरना पड़ता है। अननेसेसरी सर्जरी भी है, कॉम्प्लिकेशंस कितनी है। आप ये हार्मोनल प्रिपरेशंस लेते हो, ब्रेन के अंदर ब्लॉकेज हो जाता है, क्लोट्स बन जाते हैं इन प्रिपरेशंस की वजह से, कॉपर टी की वजह से आपको रिपीटेड इन्फेक्शंस होते हैं और आपके अंदर एक फॉरेन बॉडी डाली गई है। कॉपर टी इज व्हाट? इट्स नॉट ए नॉर्मल फिनोमिना। कॉपर टी को इंसर्ट किया गया है, वहां पे क्या लगाया गया, एक फॉरेन बॉडी है और वो आपको 5 साल तक लेके घूमनी है। वो अपना केमिकल जो भी है वो रिलीज करती रहेगी, तब वो रिलीज करती हैं आपको। एक कई फीमेल्स को तो कॉपर टी डलवाने के बाद भी सफेद पानी की शिकायत, कमर दर्द रहना, काफी प्रॉब्लम्स आती हैं और कई बार तो ये डिस्क्लोज भी हो जाती हैं, ऐसा भी होता है। तो ये सारे फिनोमिना, तो मर्द ही क्यों नहीं आगे आते इन चीजों के लिए, फीमेल्स को ही क्यों आगे किया जाता है? व्हाई दे ओनली से ऑलवेज टू वुमेन्स, या यू गो फॉर दिस। बिल्कुल सही बात है सर। कॉन्डोम जो है वो मेल को भी लगाना चाहिए, इससे कोई अफेक्टेड नहीं होता। हमारे पास भी कई पेशेंट आते हैं, एज मैं बताऊं 40-42 ईयर्स में कंसेप्शन हो गया उनको, और जब हमने पूछा कि भाई आपने कॉन्डोम क्यों नहीं यूज़ किया, सर वो कॉन्डोम करके सेक्स का मजा नहीं आता। ऐसा नहीं होता, दैट इज़ नॉट, वो एक बिलीफ बन गया, धारणा बन गई है। तो हमें उस चीज़ से ऊपर उठना पड़ेगा। महिलाओं को भी समान समझ के हमें इन चीज़ों को आगे लाना पड़ेगा, उनको भी हमें इन्फेक्शन से बचाना है, उन प्रॉब्लम से बचाना है। सर थैंक यू वेरी मच, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात आपने कही है। इससे क्या है कि फीमेल्स को भी थोड़ा सा रिलैक्सेशन मेरे हिसाब से, जहाँ तक ये जानकारी पहुँच पाएगी, मिलेगा। सर उसके बाद एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो टाइट अंडरवियर वगैरह पहनने से है इनफर्टिलिटी क्रिएट होती है क्या सर उससे? देखिए क्या होता है, किसी भी एनिमल को आप देख लेना, टेस्टिकल कहाँ होते हैं बॉडी के? शरीर के बाहर होते हैं। आपने देखा किसी पशु को टेस्टिकल कहाँ है? शरीर से बाहर बाहर है। ये प्रकृति का नेचर है। अगर आप प्रकृति के अगेंस्ट जाते हो तो वहां पे डिजास्टर हो जाता है, और वो डिजास्टर हम देखने को मिल रहा है। पहले बांझपन शब्द किसके लिए यूज किया जाता था? महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए भी बांझ है। सुनने में अजीब लगेगा, दर्शक भी सोचेंगे डॉक्टर साहब क्या बात कर रहे हैं, बट दैट इज द फैक्ट, दैट इज द फैक्ट। जो हमारे टेस्टिकल बनाए थे वो हमारे बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस कम रखते हैं।
अब मेरा तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है, आपका है, दर्शकों का है, तो ये टेस्टिकल बाहर इसलिए लगाए थे प्रकृति ने ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे और स्पर्म्स जो है वो अच्छी क्वालिटी के हों, प्रोडक्शन अच्छा हो, क्योंकि हीट के कारण ये प्रोडक्शन जो है वो डैमेज हो जाता है। क्या हो जाता है, अगर आप एक्सेसिव मोबाइल रखते हो, लैपटॉप यूज़ करते हो या ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हो, ह्यूमिड एनवायरनमेंट में, प्लस आप जो टाइट अंडरवेयर पहन रहे हो, टाइट अंडरवेयर से क्या, टेस्टिकल्स को आप ऊपर उठा रहे हो, यू आर ब्रिंगिंग दैट टेम्परेचर नियर क्लोज टू द बॉडी। अगर मैं आपको एक मेडिकल इंफॉर्मेशन बताऊं, अगर ये टेस्टिकल कुछ महीने के अंदर बॉडी के अंदर रह जाए तो इनसे कैंसर बन जाता है, कैंसर बन जाता है, क्योंकि ये क्या चीज़ है, ये इससे कैंसर बन जाता है। तो इस कैंसर में क्या होता है, कई बच्चे क्या होते हैं, कई बच्चों के टेस्टिकल हैं वो कई बार नीचे नहीं आते हैं, तो ऑपरेशन करके उनको क्या किया जाता है, ऊपर किया जाता है, ऑपरेशन करके उनको ऊपर नीचे किया जाता है, बॉडी के अंदर रहते हैं उनको बाहर निकाला जाता है, जिस प्रोसीजर को बोलते हैं ऑर्किडोपैक्सी। तो इसलिए टाइट अंडरवेयर हमें अवॉइड करने चाहिए जब भी हमें कोई काम कर रहे हैं, एक्टिविटी स्पोर्ट्समैन है वो लोग पहनते हैं क्योंकि इंजरी ना हो, तो उस टाइम पे फाइन, लेकिन रेस्ट ऑफ द टाइम वी हैव टू यूज द लूज अंडरवेयर, टाइट जींस, ये चीज भी हमें अवॉइड करनी चाहिए। ऐसे कौन से प्रिकॉशंस हैं या ऐसे कौन से प्रोफेशंस है जिसमें लोग सबसे ज्यादा रिस्क पे रहते हैं इस चीज के? जैसे आपने ये बोला कि भाई जैसे गोद में लैपटॉप रख के काम करने वाले आदमी, उससे हीट ट्रांसफर होती है, मोबाइल की रेडिएशन, ट्रक ड्राइवर्स, ऐसे सर कुछ प्रोफेशंस कौन से हैं या काम कौन से हैं जो अवॉइड करने चाहिए या उन लोगों को थोड़ा सा ज्यादा सतर्क रहना चाहिए? देखिए, आप ज़्यादा देर तक टाइट क्लॉथिंग पहन रहे हो, चाहे आप सिक्योरिटी का काम कर रहे हो या कोई भी काम कर रहे हो, टाइट अंडरवेयर पहन के आपको 10-12 घंटे खड़ा रहना पड़ता है, स्टैंडिंग पोजीशन है, या लैपटॉप आप रख के यूज़ कर रहे हो, या ऐसी जगह पे आप बैठ रहे हो जहाँ पे हीट ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, तो ये सारे स्पर्म प्रोडक्शन में जो है इफेक्ट करते हैं। हो सकता है ये 1-2 दिन का फिनोमिना ना हो, ये महीनों का फिनोमिना है, इट्स नॉट ए वन डे फिनोमिना। अगर मैं आपको एक आश्चर्यचकित बात बताऊं, 1950 के लगभग जो स्पर्म काउंट था वो 100 मिलियन था और आज के दिन वो 15 मिलियन है। हाँ, ऐसा मैंने कुछ पढ़ा था कि 2040 तक सारे मर्द नपुंसक हो जाएंगे। सर, इसमें कितनी सच्चाई? ये मत बोलिए डॉक्टर साहब, आप लोगों को काफी ज्यादा वो हो जाएगी। मैंने कहीं पढ़ा था, मैं इसीलिए क्लैरिफिकेशन। लोग हर्ट हो जाएंगे इस बात को सुन के कि 2040 तक ह्यूमन बीइंग जो मेल हैं वो क्या हो जाएंगे, इनफर्टाइल हो जाएंगे। वो इसलिए हो जाएंगे क्योंकि 1900 के लगभग जो स्पर्म काउंट था 1 ml के अंदर 100 मिलियन था। 1 ml के अंदर 100 मिलियन था। आज 1 ml के अंदर 15 मिलियन हो गया। हर 10 साल में 10 मिलियन कम होता जा रहा है। तो अगले, अभी 2026 चल रहा है, तो अगले 2036 तक ये 15 का क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 2040-45 तक ये फिर नील हो जाएगा, नील के लगभग पहुंच जाएगा एवरेज जो है। और ये फैक्ट भी है और ये देखने को भी मिलेगा 2040 के अंदर। पहले आप देखते हो, जैसे 30 साल पहले हम बात करें, मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई IVF सेंटर नहीं था। आज डिस्ट्रिक्ट के अंदर 10 IVF सेंटर हैं। तो इसका कारण क्या है? 10 हैं और विजिटिंग वालों का पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। तो इसका कारण क्या? दिस ऑल ओवर एनवायरनमेंट, ओवर डाइट, लाइफस्टाइल, एवरीथिंग इज गोइंग टू अफेक्ट ओवर स्पर्म काउंट। सर, इसमें जैसे जो युवा है जिम करते हैं, जिम सप्लीमेंट्स लेते हैं, स्टीरॉयड लेते हैं, उसकी वजह से भी कोई फर्क पड़ता है? बिल्कुल, डेफिनेटली नेचुरल। अब आपने देखा होगा, अब मैं एग्जांपल देता हूँ आपको एक फेमस पर्सनैलिटी का जो मिस्टर ओलंपिया रहे हैं काफ़ी बार। आप नाम सुन के A से उनका नाम स्टार्ट होता है, आर्नोल्ड स्वेंगर। वेरी गुड, आपने सही सुना, आर्नोल्ड है। उनको आप देखोगे, उनकी जो बॉडी थी वो नेचुरल थी। 20 साल की उम्र में तो मिस्टर ओलंपिया बन गए थे। और आज हम क्या है, उनको देख के क्या, वो नेचुरल फिनोमिना था। आजकल हर बंदा एक दूसरे को देख के चाहता है कि 2 महीने के अंदर मेरी बॉडी बन जाए। उसकी वजह से वो स्टीरॉयड ले रहा है, स्पर्म काउंट कम हो रहा है। उसको पता चल रहा है 3 साल के बाद वो शादी के बाद बच्चा पैदा नहीं कर पा रहा, या फिर जिम के अंदर दौड़ते दौड़ते कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, क्योंकि आप हार्ट को एकदम से पंप कर रहे हो। अब मैंने इंजेक्शन लगाया टेस्टोस्टेरोन या मैंने डेकाडोरेबुलिन लगाया, तो मेरी बॉडी क्या पंप होगी। वो पंप थोड़ी देर के लिए, आप जबरदस्ती अपने हार्ट से काम करवा रहे हो, आप स्टेमिना नहीं ला रहे। तो वो चीज़ें आपकी इनफर्टिलिटी और मैरिड लाइफ को अफेक्टेड करती हैं। डेफिनेटली इनका रोल है। तो वो आप एक स्ट्रिक्ट जो न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट होते हैं उनसे अपना डाइट चार्ट बनवाइए, उन्हीं के प्रोविजन के अंडर में आप लीजिए। मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, क्या आपका स्टेटस है, टेस्टोस्टेरोन एक्चुअली में कम है क्या बॉडी के अंदर, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन 18 से 45 तक नॉर्मल रहता है। अगर आप उसके बीच में टेस्टोस्टेरोन ले रहे हो तो आपकी बॉडी नहीं बनाएगी, क्योंकि बॉडी को संकेत डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी।
डिपेंडेंसी क्रिएट हो जाएगी। मतलब कम हो गया है, तो बॉडी बनाना उसको बंद कर देगी। उसकी वजह से उसके नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे जो युवा आजकल फेस कर रहे हैं। मैं एक बात अपने दर्शकों से इसके बीच में कहना चाहूँगा कि कोई भी बीमारी से, कोई भी ऐसी आदत से संबंधित अगर आपको जानकारी लेनी है तो आप कभी भी गूगल की या खुद के दिमाग से या किसी की सलाह पे आके ऐसा कभी कोई काम मत कीजिए जो बाद में आपको जीवन भर के लिए ऐसे एडवर्स इफेक्ट्स की तरफ ले जाए जिससे आपकी पारिवारिक, मानसिक, आर्थिक सभी स्थितियां बहुत ही ज़्यादा बुरी तरह से प्रभावित होने लग जाती हैं। इसलिए बात करना इज ए बेटर ऑप्शन। गो टू योर प्रोफेशनलिस्ट, उनसे बात कीजिए, उनसे जानकारी लीजिए। सर, इसी टॉपिक से संबंधित एक सवाल मेरे माइंड में ये आ रहा है कि जैसे कभी भी सेक्स से संबंधित बात हम अपने परिवार से, भाई से, समाज में किसी से करते हैं तो हमें ये सुनने को मिलता है कि अच्छे बच्चे ऐसी बातें नहीं करते, अच्छे बच्चे ऐसी बातें नहीं करते। तो सर, इस सोच का, इस विचारधारा का क्या एडवर्स इफेक्ट है, क्या दुष्प्रभाव हमारे समाज पर पड़ रहा है? देखिए डॉक्टर साहब, एजुकेशन और विज्ञान हमेशा दो धारी तलवार रहा है, आपको भी पता है। चाकू सब्जी काटने के काम भी आ रहा है और किसी को मारने के काम भी आ रहा है। तो वैसे ही एजुकेशन है। एजुकेशन हम जितनी लोगों तक पहुंचाएंगे, जैसे कोई बच्चा है अगर वो जानना चाह रहा है फादर से कि ये पेनिस है या फिर ब्रेस्ट है, ये क्या चीज़ है, तो उसके बारे में हम बताना पड़ेगा दिस इज ए नॉर्मल ह्यूमन बॉडी पार्ट। वो ह्यूमन बॉडी पार्ट है, नॉर्मल है वो, दैट इज मेड फॉर प्रोक्रिएशन। सेक्स किसके लिए बना था? सेक्स इज मेड फॉर प्रोक्रिएशन, आबादी को बढ़ाने के लिए, संतान उत्पत्ति के लिए बना था। लेकिन कई चीज़ें जो हैं, पूरी डेवलपमेंट हुई, ये सारी चीज़ें बदल गई, अननेचुरल सेक्स आ गया है। तो ये सारी कॉन्सिक्वेंसेस हैं, मतलब ज़्यादा एजुकेशन के। और कई बार हम एजुकेट करके सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शन से बचा सकते हैं। परिवार में या घर में कोई भी है, या स्कूल एजुकेशन है। स्कूल एजुकेशन जैसे फॉरेन में आप देखोगे कंपलसरी है, दे मस्ट बी नोइंग दीज कॉन्सिक्वेंसेस। तो उसके कुछ फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं। एक चीज मैं इस टॉपिक से हटकर कहना चाहूँगा जो बहुत ही मेरे मन में बहुत अक्सर खटकती है। मेरे को बहुत ज़्यादा दुख होता है उस बात से कि हम आज़ादी के 65 साल बाद भी बहुत सारे गांव में शुद्ध पीने का पानी तक नहीं पहुंचा पाए, लेकिन हमने 4-5 लाख लोगों को एक सेकंड में मारने का हथियार आज से 100 साल पहले तैयार कर लिया था। तो ज्ञान वाकई में दो धारी तलवार के समान है। अगर ज्ञान का सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो वो बहुत से लोगों की जिंदगी बदल सकता है, और गलत दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो बहुत से लोगों की एक नरसंहार जैसी स्थिति भी उत्पन्न कर सकता है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। अगर कई बच्चे शादी से पहले, अगर वो या फिर एक कम उम्र में गाड़ी चलाना चाहते हैं, तो अगर हम उनको क्या बोल सकते हैं कि भाई गाड़ी चलाने के लिए मना नहीं कर सकते, वो इतने जिद्दी हैं, यू कैन नॉट चेंज द सोसाइटी, तो एटलीस्ट हम बोल सकते हैं जिगजैग ना चलाएं, सीट बेल्ट पहने, ये हम सावधानियां उनको दे सकते हैं। उसी तरह कई लोग शादी से पहले सेक्सुअल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, बिल्कुल होते हैं सब, या फिर आपने देखा होगा लिव इन में रह रहे हैं शादी से पहले ही, तो एटलीस्ट वो प्रोटेक्शन का यूज करें। क्योंकि आप ये नहीं बता सकते, कोई डिमार्केशन नहीं है, फेथफुल है पार्टनर आपका या फेथफुल नहीं है। क्योंकि एसटीआई जो होती हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शन जो होते हैं, उसमें पेशेंट के अंदर ही लक्षण नहीं होते, तो वो कैसे बताएगा कि वो इससे इन्फेक्टेड है, और वो कई लोगों तक ट्रांसमिट हो जाता है। सर, जैसे इंडिया में ये कहा जाता है कि हमने वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया, वेस्टर्न कल्चर को अपना लिया, हमने ये चीज़ तो नहीं अपनाई वेस्टर्न कल्चर की। वो स्कूल टाइम पे सेक्स की एजुकेशन बच्चों को देते हैं, लेकिन ये चीज़ तो हमने आज तक नहीं अपनाई। ये एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, स्टिल ये टॉपिक जो है ये कंट्रोवर्शियल है। इसमें क्या है, काफ़ी चीज़ें हैं जिसको हम देख सकते हैं, पता लगा सकते हैं, लेकिन एजुकेशन डेफिनेटली हेल्प करेगा। अडोलसेंस जो एज है हमारी, बात करें किशोर अवस्था, 13 या किशोर अवस्था, जहाँ पे मैक्सिमम हार्मोनल इम्बैलेंस होता है या हॉर्मोन्स पीक पे होते हैं। अब आप देखोगे फीमेल्स में या मेल्स में, ये एक टाइम है टीनेजर्स का जहाँ पे टीन स्टार्ट होता है, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। तो 13 से 19 तक का जो टीनेजर जो बोला जाता है, उसमें मैक्सिमम हार्मोनल जो है वो चेंजेस आते हैं। और जानना चाहते हैं, हर इंडिविजुअल जानना चाहता है ये बॉडी में चेंजेस क्यों आ रहे हैं। अगर उनको सही समय पे सही आंसर मिल जाते हैं तो वो कई सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शन से, असॉल्ट से, अनवांटेड प्रेगनेंसी से, उनसे भी वो बच सकते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग आंकड़ा मेरे माइंड में इससे थोड़ा सा याद आ रहा है कि जिस भी राज्य की साक्षरता दर
लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है। और जिस भी स्टेट की, जैसे यूपी है, बिहार है, उनकी लिटरेसी रेट कम है, उनकी पॉपुलेशन दर बहुत ही ज़्यादा है। तो सर एक चीज़ और इससे रिलेट होकर ये निकल के आती है कि एजुकेशन हर चीज़ का सॉल्यूशन है। तो हम अगर स्कूल टाइम पे सेक्स एजुकेशन को प्रमोट करेंगे तो वो चीज़ों को ठीक करेगी, जबकि अगर सेक्स एजुकेशन नहीं करते हैं तो उससे क्राइम का, सेक्सुअल एब्यूज़ का जो रिस्क बढ़ता है, जिसके एग्जाम्पल भी हम सोसाइटी में दिन प्रतिदिन देखते रहते हैं, उसके बारे में सर थोड़ा सा बताइए। डेफिनेटली एजुकेशन हर चीज़ में हेल्प करती है। अगर आपको हार्ट की प्रॉब्लम है तो आप हार्ट की एजुकेशन लेते हो, ये हमें खाना है, ये पीना है, ये चीज़ें हमें करनी है। कई बार हमारी, जैसे आप गाड़ी लेते हो तो गाड़ी से पहले आपको क्या है, लाइसेंस मिलता है गाड़ी चलाने के लिए। क्या मिलता है? लाइसेंस मिलता है। आपको रूल्स फॉलो सारी चीज़ें बताई जाती है। या फिर आप यात्रा करते हो, किसके अंदर? फ्लाइट के अंदर। तो फ्लाइट टेक ऑफ करने से पहले आपको बताया जाता है सीट बेल्ट पहनो, ये काम करिए, सीधा बैठिए, पेटी लगा लीजिए, पानी नहीं पीना है, लैपटॉप नहीं यूज़ करना। 2 घंटे की यात्रा में आपको इतनी चीज़ें बताई जाती हैं। और जीवन की सबसे लंबी यात्रा होती है हमारी मैरिड लाइफ से पहले हमें कुछ नहीं बताया जाता। सेक्सुअल हमारे जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स कैसे करना है, कितना करना है, कैसे पार्टनर को सेटिस्फाई करना है, वो चीज़ें, अनवांटेड प्रेगनेंसीज को कैसे अवॉइड करना है, क्या ड्यूरेशन, सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शन से कैसे बचना है, कौन से वो डेज होते हैं जिसमें मैक्सिमम कंसेप्शन होता है, कौन से वो डेज होते हैं जिसमें कंसेप्शन नहीं होता, कब सेक्सुअल इंटरकोर्स हमें अवॉइड करना है, अननेचुरल सेक्स के प्रति अवेयरनेस। तो ये सारी चीज़ें हमें बतानी चाहिए, तो मैरिड लाइफ को जो है और भी फ्रूटफुल और बेटर बना पाती हैं। कई बार देखा गया कि मैरिड कपल्स के अंदर एक पार्टनर इंटरेस्टेड नहीं है सेक्सुअल इंटरकोर्स में और दूसरा पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, तो वहाँ पे डिस्प्यूट क्रिएट होता है, वहाँ पे डिस्प्यूट बनता है। अगर दोनों पार्टनर ही इंटरेस्टेड नहीं है तो लाइफ चल जाती है, लेकिन अगर एक इंटरेस्टेड नहीं है, दूसरा इंटरेस्टेड है काफ़ी ज़्यादा, तो उसको मेंटल क्रूडलिटी लगती है। अगर उसको नीड है, वो चीज़ नहीं मिल पाएगी, देन ही विल बिकम डिस्टर्ब, और वही डिस्टर्बेंस जो है आपको फिर डे टू डे लाइफ में देखने को मिलेगा। और सर, क्या आज के लिए युवा पीढ़ी का प्राइमरी टीचर सेक्स के बारे में पोर्न बन गया है? बिल्कुल, आजकल क्या है, जैसा पोर्न में दिखाया जाता है, पोर्न मूवीज़ के अंदर, वही क्या होता है, वही वैसा ही परफॉर्मेंस जो है कोई भी इंडिविजुअल, यंग पीपल या मैरिड कपल है, वो ऐसा एक्सपेक्ट करता है अपने पार्टनर से, लेकिन पार्टनर उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है। चाहे वो ओरल सेक्स हो गया, चाहे वो आपका एनल सेक्स हो गया, या फिर अननेचुरल सेक्स कोई भी हो गया, या फिर सेक्स की ऐसी पोजीशन होगी जो आपका पार्टनर उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, तो वहाँ पे कायोस क्रिएट होता है, वहाँ पे सबसे बड़े कन्फ्लिक्ट स्टार्ट होते हैं। क्योंकि आपका एक पार्टनर है वो तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है और दूसरा पार्टनर है वो इंटरेस्टेड नहीं है या फिर कम इंटरेस्टेड है, दोनों तो समान नहीं हो सकते, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। तो इसीलिए क्या है, वो एक्स्ट्रा मैरिटल चीज़ें ढूंढने लगते हैं, वो फिर आइडेंटिफाई करते हैं ऐसी चीज़ों को जहाँ पे वो उनको नहीं मिल पाती, देन दे गो फॉर सम अदर ऑप्शंस। सर, सोशल मीडिया और रील्स पे बढ़ती न्यूडिटी आजकल युवाओं की सेक्सुअलिटी को कैसे इम्पैक्ट कर रही है सर? देखिए, सोशल मीडिया का आजकल बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है हर चीज़ में, चाहे वो एजुकेशन में ले लो या फिर किसी भी चीज़ के अंदर ले लो, हेल्थ के अंदर ले लो, सभी चीज़ के फ़ायदे नुकसान मैंने आपको स्टार्टिंग से ही बताए हैं। कोई भी जो डेवलपमेंट है वो बेटर भी होती है और आपको वर्स चीज़ें भी दिखाती है। तो ऐसी कुछ चीज़ें हैं, लाइक सोशल मीडिया पे आप देखोगे जो कई बार स्पेशलिस्ट नहीं है उन चीज़ों पे उन पे बात करते रहते हैं, और एक आम आदमी जो है उनको देखता है और कई बार उनको फॉलो भी करने लगता है, और उसके साइड इफ़ेक्ट भी कई बार आते हैं। सर, मैंने एक रिसर्च में पढ़ा था कि ह्यूमन स्पर्म कंटेंट्स गोल्ड की आदमी के वीर्य में सोना होता है, और जो बीमारियों को ठीक करने के लिए स्वर्ण भस्म, रजत भस्म आजकल धड़ल्ले से बेची जा रही हैं, उनका क्या इम्पैक्ट है, क्या एडवर्स इफेक्ट है सर? आपने सही कहा कि ह्यूमन वीर्य के अंदर, सीमन के अंदर माइक्रो नैनो पार्टिकल्स पाए गए हैं, किसके? गोल्ड के पार्टिकल्स पाए गए हैं। अब वो कहाँ से आए हैं, दैट इज नोबडी नोज, क्योंकि आदमी तो डेली गोल्ड खाता नहीं है, हर आदमी तो नहीं खाता, लेकिन उसके अंदर नैनो पार्टिकल्स कहीं पे पाए गए हैं। अब जो लोग भस्म खाते हैं, स्वर्ण भस्म खा रहे हैं या कोई भी और तरह की भस्म खा रहे हैं, सबसे पहले तो आपको देखना पड़ेगा वो कितनी प्योर है, क्योंकि मेटल है, ये क्या है? मेटल है, और बॉडी के लिए मेटल्स प्यूरिफाई होना बहुत जरूरी है। तो आपके आयुर्वेद में भी आप देखोगे वहां पे क्या बोला गया है? शोधन, शुद्ध
शुद्ध शुद्ध स्वर्ण बसम शोधित किया गया है उसको। यूज नहीं किया जा सकता। तो इंडिया के अंदर कुछ ही कंपनीज ऐसी हैं जो परफेक्ट चीजें बनाती हैं, तो उनको आइडेंटिफाई करना जरूरी है, वहीं से आपको इन चीजों को यूज करना चाहिए। हर सुनहरी दिखने वाली चीज गोल्ड नहीं होती है, लेकिन सोना जो है वो, गोल्ड जो है वो सुनहरा जरूर दिखता है। तो दैट डिपेंड्स कि आप कहाँ से ले रहे हैं। तो ये चीज़ें आपकी बॉडी को, जो स्वर्ण भस्म के यूज़ बताए हैं, बॉडी में स्टेमिना है काफ़ी, आपने देखा होगा एथलेटिक्स भी यूज़ करते हैं, अपना जो कंपाउंड बनवाते हैं, और वो बॉडी में जो है रिजोनेट करने में हेल्प करती है। और सर सेक्स की सही उम्र क्या है? देखिए, ऐसी कोई उम्र कहीं पे डिफाइन नहीं है सेक्स की। अगर हम देखें, पहले एक शादीशुदा कपल की जो उम्र थी 15 से 16 साल थी, फिर वो बढ़ा के कर दी 18 साल, क्योंकि 18 से साल में हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है वो पीक पे रहता है। मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो है वो पीक पे रहता है, वही एज को स्पेसिफाई माना गया है। लेकिन आजकल जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो उल्टे हैं, प्रॉब्लम्स आ गई। अब आदमी आज शादी कब कर रहा है? 35 में, 38 में, 40 में शादी कर रहा है, जब टेस्टोस्टेरोन आदमी का फॉल हो रहा है। और फीमेल्स के अंदर ऐसा कोई हार्मोनल नहीं होता है। ह्यूमन बीइंग्स जो है, ह्यूमन बीइंग्स के अंदर, मेल के अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन ऑलवेज अवेलेबल है। उसमें स्पाइक्स नहीं आती कि आज स्पाइक आ गई, अब कम होगी, अब ज़्यादा होगी, नहीं। फीमेल्स के अंदर हॉर्मोन्स की पीक आती है। फीमेल्स जो है वो हर टाइम पे इमोशनली अटैच्ड होती हैं। सेक्शुअल इंटरकोर्स आप हर टाइम परफॉर्म नहीं कर सकते। तो वही क्या है, मेल्स के अंदर जो वो पीक्स आती हैं। तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी इन चीज़ों से। सर एक और इंटरेस्टिंग रिसर्च मैंने पढ़ी है, मैं अक्सर जर्नल्स वगैरह पढ़ता रहता हूँ, उसमें ये था कि हर 7वां आदमी दुनिया में आज इरेक्टाइल डिसफंक्शन या नपुंसकता से जूझ रहा है। सर इस बात में कितनी सच्चाई है? देखिए, अगर हम दर्शकों को ये चीज़ बताएंगे कि पहले बांझ शब्द जो आता था वो महिलाओं के लिए आता था। अगर बच्चा पैदा नहीं हो रहा था तो किसकी तरफ देखा जाता था? महिला की तरफ। आपने पुरानी मूवीज के अंदर भी देखा होगा, तो किस तरफ देखते थे? महिलाओं की तरफ। और बच्चा पैदा हो जाता था तो क्रेडिट किसको मिलता था? पुरुष को मिलता था। लेकिन बच्चा पैदा नहीं होता है तो क्रेडिट या फिर डिस्क्रेडिट जो है वो वुमेन को थमा दिया जाता था। लेकिन आज के दिन आप देखोगे मेल्स भी उतने ही ज़्यादा अफेक्टेड है इनफर्टिलिटी की वजह से। जैसा हमने बताया कि स्पर्म काउंट जो है वो बड़ा ड्रास्टिकली कम होता जा रहा है, और आने वाले कुछ सालों में वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। ऐसा क्या तरीका है सर जो इस गिरते हुए सतर को उठाया जा सके? सर ये कुछ चीज़ें नेचुरल होती हैं, उसमें ह्यूमन बीइंग्स या कोई भी चीज़ें मदद नहीं कर सकते। कुछ चीज़ें ड्रास्टिकली ही, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है, पोल्यूशन ऐसा हो गया, खाने पीने की चीज़ें ऐसी हो गई हैं, हमारी सराउंडिंग हमारी ऐसी हो गई हैं, तो आप क्या करोगे? आप हवा खरीद नहीं सकते, पानी खरीद नहीं सकते, सब्जियां आप कितनी बाहर से लाओगे, फल फ्रूट्स कितने लाओगे? सारे तो उगा नहीं सकते आप, तो आपको खाना तो वही चीज़ें पड़ेंगी। तो दैट इज़ गोइंग टू इम्पैक्ट योर हेल्थ। तो उसी के ये कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, कई चीज़ें हैं जिनका इफेक्ट जो है हमारी फिजिकल हेल्थ पे भी आता है। और जैसे आजकल युवाओं में एक क्रेज बहुत ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है हुक्का पीने का, तो सर वो ये सोचते हैं कि स्मोकिंग और हुक्के में बहुत ज्यादा फर्क है, बीड़ी या सिगरेट पीने से नुकसान ज्यादा होता है, हुक्का पीने से बिल्कुल नुकसान नहीं होता, ये तो फिल्टर होके आता है। इसमें कितनी सच्चाई है सर? इसमें उतना ही फर्क है। अगर आप मुझे एक विस्की का पैक दे रहे हो और मैं बोल रहा हूँ सर मैं विस्की नहीं लूंगा, मैं तो बियर पीऊंगा तो उतना ही फर्क है कि सर मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं हुक्का पीता हूँ। तो वही उसमें इतना ही फर्क है। दोनों के अंदर जो है नुकसान दोनों के हैं। और जो लोग स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं उनको जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन और ये वाली प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा रहती है। ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए कवर किया ताकि लोगों में स्मोकिंग के प्रति अवेयरनेस हो सके। जो हुक्के को बेस्ट मानते हैं उनके लिए भी एक मैसेज जा सके। अब वापिस आते हैं हमारे टॉपिक पर। सर एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन और है, परफॉर्मेंस एंजाइटी क्या होती है? परफॉर्मेंस एंजाइटी यूजुअली पाई जाती है यंगस्टर के अंदर, अडोलसेंस एक चीज, दूसरा जो अनमैरिड हैं उनके अंदर, तीसरा जो न्यूली मैरिड हैं उनके अंदर। आप देखोगे परफॉर्मेंस एंजाइटी शब्द का कहीं भी नामो निशान नहीं है। जिनकी शादी को 2 साल हो गए या 5 साल हो गए, वहां पे कहीं भी आपको ये शब्द नहीं मिलेगा। ये चीज आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। परफॉर्मेंस एंजाइटी जो है ये आपको देखने को नहीं मिलेगी। जब आप किसी चीज को पहली बार करते हो, सपोज करो आप ड्राइविंग पे जा रहे हो या कोई भी एक्ट अपनी लाइफ का आप कर रहे हो, तो आपको थोड़ी क्या होती है,
एंग्जाइटी होती है। जैसे आपको अभी आप स्विमिंग सीख रहे हो, तो स्विमिंग के कुछ दिनों तक आपको क्या रहेगी? एंग्जाइटी एंग्जाइटी रहेगी। जैसे आज पॉडकास्ट शुरू करने से पहले भी मेरे को थोड़ी सी हो रही थी। ठीक है, तो आप जब रेगुलरली इन चीजों को परफॉर्म करोगे तो वो एंग्जाइटी खत्म हो जाती है, परफॉर्मेंस एंग्जाइटी, तो वो चीजें नहीं रहती हैं। या फिर आप किसी नई जगह पे परफॉर्म करोगे, हाँ सही बात है सर, बिल्कुल। जैसे आप रेगुलरली एक स्विमिंग पूल में जाते हो या गांव के जोड़ में नहाते हो, अब आपको एकदम बोल दिया जाए आपको स्विमिंग पूल में नहाना है, तो कुछ सेकंड तक आपको रहेगी। वैसे ही अगर आपका पार्टनर चेंज हुआ है, या एक्स्ट्रा मैरिटल कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वहां पे आपको थोड़ी परफॉर्मेंस एंग्जाइटी रहेगी और थोड़ी देर के बाद वो भी खत्म हो जाए। सर व्हाट इज प्रीमेच्योर इजैकुलेशन? आपने एक बहुत अच्छा सवाल पूछा। आजकल सभी युवा जो हैं सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं शादी के बाद, वो चाहते हैं कि मैं 15 मिनट तक 20 मिनट तक सेक्स करता रहूं, लेकिन ऐसा संभव ही नहीं है। ज़्यादा क्या है, आजकल पोर्न मूवीज देखते हैं, पोर्न मूवीज ऑल आर एडिटेड हैं, सारी एडिटेड है। कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स 15 से 20 मिनट तक नेचुरली नहीं कर सकता। ऐसा सुना है कि वो कई कई दिन में जाके एक मूवी शूट होती है। बिल्कुल, मूवी भी शूट होती है, वो एडिटेड होती है, सारा एडिटेड वर्जन होता है, दैट इज नॉट रियल, दे आर फेक। लेकिन युवा वर्ग इस चीज को नहीं समझना चाहता। एडोलसेंस हैं, टीनेजर्स हैं, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग दीज थिंग्स, सो दैट दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस ऑल आर फेक, दे आर क्रिएटेड, दे आर एडिटेड, वो इनको समझना पड़ेगा। अब बात करें प्री मैच्योर इजैकुलेशन की, आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो तो आपको इजैकुलेशन होगा ही। अगर आप अपने अर्ली फेज में हो, स्टार्टिंग फेज में हो, पहली बार कर रहे हो या नई नई शादी हुई है, तो क्या है, ये थोड़ा जल्दी होता है। लेकिन जैसे जैसे आप इस पे लंबे समय तक 3 से 4 साल हो जाते हैं, ये प्रीमैच्योर इजैकुलेशन कम होता चला जाता है। अगर आप जाते हैं कहीं पे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में, वहाँ पे भी इजैकुलेट जल्दी होता है। पहली बार वाला, दूसरी बार वाला इजैकुलेशन है वो थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड होता है, वो बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है। लेकिन अब डेफिनेशन की बात करें, अगर आपका इंट्रावेजाइनल लेटेंसी टाइम 1 या 2 मिनट से कम है, तो हम इसको बोलते हैं प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। इसका मतलब कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम है, कोई माइक्रो न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है, पैल्विक मसल्स आपकी स्ट्रॉन्ग नहीं है, स्क्वीज टेक्निक है, स्क्वीज एंड स्टॉप टेक्निक है, ऐसी टेक्निक फॉलो करके हम इससे निजात पा सकते हैं। और कई बार आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, स्ट्रेस है, तो ये चीज़ें भी ठीक करके हम इस बीमारी से ठीक हो सकते हैं। सर ओपीडीज में देखते हुए बहुत से युवा हमारे पास आते हैं जो ये पूछते हैं कि सर मेरे को नाइटफॉल ज़्यादा हो रहा है या मेरा अपने आप रिसाव हो जाता है। तो सर नाइटफॉल कोई बीमारी है या ये बिल्कुल नॉर्मल फिनोमिना है बॉडी का? नाइटफॉल क्या होता है? नॉकटर्नल इमिशन बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं? नॉकटर्नल इमिशन। रात्रि में कई बार आपको ड्रीम में है, आप जब अपने पीक पे होते हो। क्या नाइटफॉल हमें, जब हम अपने शादी से पहले की बात करें, एडोलसेंस होते हैं, तो हमारा टेस्टोस्टेरोन हाई होता है। शादी के बाद आपको नॉकटर्नल इमिशन रेयरली होगा, हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, आपने काफ़ी समय से सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं किया है तो आपको हो सकता है, लेकिन यंगस्टर्स में ये ज़्यादा होता है, क्योंकि ड्रीम में कई बार आपकी इमेजिनेशन होती है, ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उसकी वजह से नाइट फॉल हो जाता है। हाँ, इसकी वजह से कोई कमजोरी नहीं होती, दैट इज़ ए नॉर्मल नेचुरल फिनोमिना। कई लोग बोलते हैं देसी भाषा में कच्चा गीला हो गया, या बोलते हैं नॉकटर्नल इमिशन हो गया, नाइट फॉल हो गया, ठीक है, तो इनकी वजह से कमजोरी आती है। ऐसा कुछ नहीं होता, इससे कोई कमजोरी नहीं आती, वो बॉडी का नेचुरल फिनोमिना है। वो आपने मास्टरबेशन नहीं किया, आपने हस्तमैथुन नहीं किया, वो नेचुरल फिनोमिना है। आपके ड्रीम में जो थॉट्स आए, प्रोसेस आया, उसकी वजह से आपने एजिकुलेट कर दिया, सिक्रीशन ज़्यादा थी, दैट्स ऑल। एक चीज़ और युवाओं में बहुत ही कॉमन मिथ है कि भाई रात को सोने से पहले यदि कोई इंसान अपने मन में अश्लील विचार लेके सोता है तो उसको नाइटफॉल जरूर होता है। जो भाई कोई भक्ति की चीज पढ़ के सोता है तो उसको नहीं होता। तो लोग इस बारे में भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं। देखिए, हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो विचार हैं, वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, आप भी ये जानते हैं। अगर आप हर समय सेक्स के बारे में ही सोचेंगे, वही चीज़ें देखेंगे, पोर्न मूवीज़, जैसे आप पोर्न मूवी देख रहे हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ आप पढ़ रहे हैं जो सेक्सुअल कामुक कहानियां हैं, कई बच्चे ऐसी पढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है, उससे आपकी सिक्रीशंस हाई होती हैं और आपको वही फीलिंग आती है जैसी सेक्सुअल इंटरकोर्स में आती है, और आप कई बार एजुकुलेट भी कर देते हो। अगर एजुकुलेट नहीं करते तो सिक्रीशंस आ जाती हैं। तो अगर वही आपको नाइट के समय ऐसे थॉट आ रहे हैं, तो आपको नॉकटर्नल इमिशन, यानी नाइट का जो रात्रि का पतन होता है, उसके होने के चांसेस थोड़े वो ज़्यादा हो जाते हैं। सर स्ट्रेस और एंग्जाइटी सेक्सुअल लाइफ को खराब कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, हमारे दिमाग का सेक्सुअल प्रॉब्लम्स में बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है।
1970s तक तो यही समझा जाता था कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, प्रीमैच्योर इजैकुलेशन सारी मनस की वजह से, हमारी माइंड की वजह से। लेकिन जैसे जैसे साइंस इवॉल्व हुई तो उन्होंने सोचा कि मनस के अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें, अगर आप पूरा दिन स्ट्रेस रहते हैं, खुश नहीं रहते, एंग्जाइटी रहती है आपको, किसी भी चीज़ का चिड़चिड़ापन है या पारिवारिक कोई डिस्प्यूट है, जैसे आप मैरिड हो, आप हस्बैंड वाइफ हो, आप आपस में बात नहीं करते हो, एक दूसरे से बात नहीं करते, या फिर कोई अच्छी पर आपकी जो इंटीग्रिटी है वो ठीक नहीं है, तो आपकी सेक्सुअल लाइफ अफेक्टेड होगी। सेक्सुअल लाइफ जो रिजल्ट है वो हमारी डे टू डे प्रैक्टिस का है। आप मैरिड हो, आपकी वाइफ है, वो आपसे अच्छे से बात करती है, ठीक रहते हो, आप पूरा दिन हेल्दी रहते हो, अच्छे विचार आते, तभी आप सेक्स की तरफ प्रोसीड करते हो। 70 से 80% पाया गया है कि जो हस्बैंड वाइफ के बिटवीन इंटीमेसी नहीं होती, उनके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप ज़्यादा होते हैं। उसका यही कारण है क्योंकि जो चीज़ आपको शादी के बाद घर पे अपने मिलनी चाहिए वो आपको मिल नहीं पाती है, क्योंकि पूरा दिन डिस्टर्बेंस रहता है और वही चीज को आप बाहर ढूंढते हो। दैट इज द रीजन फॉर ऑल नाउअडेज फॉर डाइवोर्स, फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, जो आजकल बहुत कॉमन हो गया है। अब तो लीगली भी आपने देखा है कि लिव इन में रह सकता है मैरिड कपल। अब कोर्ट की ऐसी जजमेंट आ गई है कि आपने शादी कर रखी है फिर भी आप लिव इन में रह सकते हो लीगली। इसीलिए ये बोला जाता है कि अगर आप कोई ड्यूटी करते हो तो ड्यूटी के स्ट्रेस को घर लेके मत जाओ, ड्यूटी के स्ट्रेस को ड्यूटी पे ही छोड़ के जाओ। घर जाओ, ऐसे जाओ कि जैसे बाहर की दुनिया से आपका कोई वास्ता नहीं है। आपके बीवी, आपके बच्चे जिस उम्मीद के साथ आपका इंतजार करते हैं, अपने बॉस की भड़ास अपने बच्चों पे मत निकालो। ये चीज उससे बहुत ज्यादा ट्रिगर होती है। कोई भी पार्टनर है, चाहे वो हस्बैंड है या वाइफ है, काम कर रहे हैं ऑफिस में, वो घर जा रहे हैं, अब उनको हस्बैंड या वाइफ घर पे मिलता है तो उनकी भी यही ड्यूटी है कि जो बंदा घर आ रहा है उसको एक अच्छे तरीके से रिसीव किया जाए। ये नहीं कि छोटी सी प्रॉब्लम को बड़ा करके दिखाया जाए, डिस्प्यूट बना दी जाए, क्योंकि वो ऑलरेडी 8-10 घंटे ऑफिस में अपना जो टाइम स्पेंड करके आया। यूजुअली क्या है अपनी इंडियन सोसाइटी में, हस्बैंड वर्किंग है तो 70% आप देखोगे हस्बैंड वर्किंग है। अगर वो 8-10 घंटे अपना काम करके घर पे जा रहा है तो ये वाइफ की मोरल ड्यूटी है कि वो उसको अच्छे से ट्रीट करे, तभी चीज़ें हो पाएंगी। नहीं तो वो 9 घंटे काम करके आएगा, 10वें घंटे उसको फील हो रहा है, वो डिस्प्यूट हो रहा है, छोटी सी बात को क्रिएट हो रहा है, काओस क्रिएट हो रहा है, सेक्सुअल लाइफ उसकी अफेक्ट हो जाएगी, क्योंकि फीमेल फिर सेक्सुअल इंटरकोर्स में पार्टिसिपेट नहीं करेगी या फिर वो डिनाई करेगी। इसीलिए फीमेल को चाहिए कि जब भी आदमी ड्यूटी से आए उसको बहुत ही हेल्दी वे में मुस्कुराते हुए ग्रीट करे। ये सोचे कि ये दिन भर भाई हजारों समस्याओं से परेशान था, अब इसको सुकून चाहिए, स्ट्रेस को आके रिलीव किया जाए। एक्चुअली में क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स एक स्ट्रेस बस्टर है। जो कपल हस्बैंड वाइफ वीक में 2 या 3 बार सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, उनको कभी भी हार्ट की दिक्कत नहीं होती, कैंसर नहीं होता, कोई हार्मोनल प्रॉब्लम नहीं होती, डिस्प्यूट्स नहीं होते, दे स्टे हेल्दी, और उनकी लाइफ भी लंबी होती है। एजिंग को भी कम करता है सेक्सुअल इंटरकोर्स, क्योंकि आपको वो प्लेजर मिल रहा है, जिस प्लेजर को आप ढूंढना चाह रहे हो बाहर, वो आपको मिल रहा है। यू आर सेटिस्फाइड विथ योर लाइफ। भाई एक शादी की गई है, वो किस लिए की गई है? प्रोक्रिएशन जो है वो सेक्सुअल इंटरकोर्स का एक पार्ट है। बच्चे पैदा करना प्रोक्रिएशन का एक पार्ट है। अब कई लोग तो ऐसे हैं, हम कई बार पेशेंट है कि पूछ लेते हैं हम इंटरेस्ट से, भाई सेक्सोलॉजिस्ट है, कि आपकी सेक्सुअल लाइफ कैसी है, तो वो हंसते हैं, अरे डॉक्टर साहब क्या मजाक कर रहे हो, आप तो बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं। बच्चे बड़े होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी सेक्सुअल लाइफ को फुल स्टॉप लगा दैट इज नॉट द फुल स्टॉप ओवर लाइफ। आप 60-70 मेनोपॉज के बाद, एंड्रोपॉज के बाद भी आप अपना जो है सेक्सुअल लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ, दैट डिपेंड्स कि आपका कितना इंटरेस्ट है, दैट इज वेरी। सर एक क्वेश्चन और है, जैसे युवाओं के लिए ये क्वेश्चन मेरा समर्पित है। सर मैं युवाओं को पता लगे इसलिए ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ कि जो पोर्न का एडिक्शन है उसका रियल ब्रेन पे और रिलेशनशिप पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या दुष्प्रभाव पड़ता है सर? अब मैं इसका एग्जांपल ऐसे देना चाहूँगा, आप किसी मोटिवेशनल स्पीकर की स्पीच सुनो तो आपको सुन के एकदम से कैसा लगता है? जोश आएगा, जोश आता है आपको। वैसे ही जोश आपको दोनों चीजों में आ सकता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट भी देख रहे हो तो पोर्न में आप फील कर रहे हो कि आप जो इंटरकोर्स कर रहे हो, जो बंदा इंटरकोर्स कर रहा है, आप उसकी जगह फील होना चाह रहे हो, तभी तो आप इजैकुलेट कर पाते हो। और जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है, अपॉर्चुनिटी इन द में जब आप मैरिड हो जाते हो, जब आप शादीशुदा हो जाते हो, तो आप भी उसी एक्टिविटीज को फॉलो करना चाहते हो जो कि फेक है, जो कि एडिटेड है, जो कि नेचुरल है ही नहीं। उन चीजों को आप फॉलो करना चाहते हो। अब आपकी जो वाइफ है वो अननेचुरल सेक्स में इंटरेस्टेड नहीं है, जैसे ओरल सेक्स है, आप ओरल सेक्स करना चाहते हो क्योंकि आपने पोर्न में देखा है,
बट दैट इज एनल इंटरकोर्स आप करना चाहते हो, आपकी वाइफ उस चीज के लिए रेडी नहीं है, एग्री नहीं है, तो वहां से डिस्प्यूट स्टार्ट होते हैं। वहां से जो कोई नेचुरल ओरिफाइस जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए दैट इज वेजाइना, लेकिन वहां को छोड़ के आप ओरल या फिर एनल में इंटरेस्टेड हो रहे हो, तो दैट स्टार्ट्स द डिस्प्यूट। वही पोन्स में दिखाया जाता आप देखते हो। तो पोन्स मूवीज का इनडायरेक्ट इफेक्ट है आपकी मेंटल हेल्थ पे। इसी कारण आप जो है आप वैसा ही परफॉर्म करना चाहते हो, लेकिन एक्चुअल में वो हो ही नहीं सकता, दैट इज नॉट पॉसिबल। सर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो हर युवा, हर आदमी, हर मेल फीमेल एडोलेसेंट किशोर सब जानना चाहते हैं और जिसके बारे में उनको पता नहीं है, भारत में सबसे ज्यादा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सा है? देखिए, पहला जो इंटरकोर्स होता है शादी से पहले, अगर कोई सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहा है या शादी के बाद कर रहा है, अगर आपका पार्टनर पहले सेक्सुअल एक्सपोजर हो चुका, अगर उसको एसटीआई है, सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग डिजीज, लेट इट बी गोनोरिया है, सिफिलिस है, ठीक है, जिसमें वीडीआरएल टेस्ट हमारा पॉजिटिव आता है, क्लेमाइडिया है, या और कोई प्रॉब्लम है जो मोस्ट कॉमन होती है, ट्रैकोनोमा है, तो इसमें क्या होता है, इसमें पार्टनर को पता ही नहीं होता कि उसको प्रॉब्लम है, ये इसलिए इसको एसटीआई बोला जाता है। STI बोला जाता है। इन्फेक्शन का मतलब आपकी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया, वायरस, फंगस है, बट आपको सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहे। तो जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हो पहली बार या अनप्रोटेक्टेड कहीं पे करते हो, तो उससे क्या आपको ये इन्फेक्शन बन जाता है। और आप जब घर पे इंटरकोर्स करते हो, अगर आप मैरिड कपल हो, तो आपकी वाइफ को भी ये प्रॉब्लम होने की संभावना होती है, क्योंकि हर जगह ये बताया गया कि आप कॉन्डोम यूज करोगे तो आपको सेक्सुअल प्लेजर नहीं आएगा। काफी लोगों के दिमाग में यही है कि कॉन्डोम में लगा के सेक्स करूंगा तो मुझे वो सेक्सुअल प्लेजर नहीं आएगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये इसका हिंदी में नाम क्या था? इसका यौन संक्रमित निरोध इसलिए बोला गया था, नी मतलब नहीं, रोध मतलब रोगों को, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग इन्फेक्शन है वो स्प्रेड ना हो, प्लस जो आपको अनवांटेड प्रेगनेंसीज है वो नहीं। लेकिन मेल्स इस चीज को यूज करना कम चाहते हैं। मैरिड कपल्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो फीमेल्स को ही क्या करते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, IUCD जो यूज करते हैं, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं, या कोई और हार्मोनल पिल है, वो फीमेल्स को ही देना चाहते हैं। इसमें मैं अपने दर्शकों को एक बहुत ही खास बात ये बताना चाहूँगा कि जैसे सर ने बताया, मैं उसको और आसान भाषा में आपको ये समझाना चाहता हूँ कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज में बहुत ज़्यादा अंतर है। मान लो दो पार्टनर हैं, एक आदमी जिसको इन्फेक्शन है लेकिन उसको नहीं पता कि मुझे इन्फेक्शन है, अपने पार्टनर के साथ सेक्स करता है, सेक्स करने के बाद वो इन्फेक्शन दूसरे पार्टनर को ट्रांसमिट हो जाता है और सिम्टम्स उसको आने लगते हैं। सिम्टम्स जब सेकंड पार्टनर को आते हैं, मेनली अगर मेल कैरी कर रहा है, फीमेल को आते हैं, तो मेल फीमेल को ये ब्लेम करने लग जाता है कि तुझे तो इन्फेक्शन है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि फीमेल को ही इन्फेक्शन हो सकता है मेल ने इन्फेक्शन कैरी करके वहाँ पे ट्रांसफ़र किया हो। तो इससे इमोशनल डैमेज और रिश्तों में कड़वाहट न आए, इसीलिए अपने डॉक्टर से सलाह लेनी बहुत ही ज़्यादा। और बल्कि हम दर्शकों को एडवाइस करेंगे, जब ऐसा कोई इन्फेक्शन है मैरिड कपल के अंदर, तो दोनों अपने टेस्ट करवाएं, ताकि हमें पता चले दोनों के, अगर एक को भी इन्फेक्शन रह गया तो दोबारा वो होने की संभावना होती है। दोनों अपना सही समय पे इलाज करें, एब्सटिनेंस करें, परहेज करें, ताकि इस बीमारियों से निजात पाया जा सके। और सर एक क्वेश्चन और, जो बच्चे होते हैं जन्म के समय, बच्चों के लिंग की, पेनिस की जो स्किन होती है आगे की तरफ पीछे की तरफ, बड़ी छोटी, जिसके कारण उनको ऑपरेशन तक कराना पड़ जाता है, उसके बारे में कोई मिथ ना रहे, उसके लिए भी मैं थोड़ी सी जानकारी चाहूँगा सर। यस, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। कई बार माँ बाप हमारे पास क्लिनिक में आते हैं और वो बोलते हैं कि सर जो लिंग की जो स्किन है, जो चमड़ी है, वो पीछे नहीं जा रही, तो उसको ज़बरदस्ती पीछे करने की कोशिश ना करें। इसको हम क्या बोलते हैं, वो नॉर्मल मैकेनिज्म है जो थोड़ी उम्र के बाद, जब बच्चा बड़ा होता है तो वो पीछे जाने लगती है, तो हमें वेट एंड वॉच करना होता है। एक कंडीशन होती है फिमोसिस, उसमें बिल्कुल ही पीछे नहीं जाती बड़ा होने के बाद भी, तो वहाँ पे कई बार आपको ऑपरेशन करवाना पड़ता है, जिसको हम बोलते हैं सरकमसीजन, जो लोकल एनेस्थीसिया में कर दिया जाता है। सरकमसीजन करवाना पड़ता है क्योंकि वह आपकी सेक्सुअल लाइफ को बाद में अफेक्टेड करता है। तो छोटे बच्चे 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल के, तो उनके माता पिता ज़्यादा परेशान ना हो कि स्किन पीछे नहीं जा रही, ज़बरदस्ती पीछे करने की कोशिश नहीं करें, जिससे पेन होता है, ब्लीडिंग होती है, और कई बार इन्फेक्शन और चोट जो है, डैमेज होने के चांसेस भी टेस्टिकल्स में रहते हैं। सर एक मेडिकल
टर्म है माइक्रो पेनिस, उसे जैसे लिंग का छोटापन जिसे कहा जाता है। सर, माइक्रो पेनिस के बारे में एक बार थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। देखिए, माइक्रो पेनिस एक ऐसी टर्म है जिसमें माइक्रो मतलब होता है छोटा, पेनिस मतलब छोटा, साइज छोटा हो जाना। तो ये माइक्रो पेनिस एक्चुअल में दो तरह से होता है। एक तो जो टेक्सचुअल डेफिनेशन की अगर हम बात करें, लेस देन 1 इंच है तो फ्लैसिड स्टेट में, और इरेक्टाइल स्टेट में भी इसका साइज ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। और दूसरी चीज़ क्या है, कई बार फैट जमा होने की वजह से पेनिस के चारों तरफ फैट होता है, तो वो ऐसे लगता है पेनिस जो है छोटा, एक्चुअल में उसकी लेंथ जो है वो नॉर्मल होती है। तो कई लोग सोचते हैं माइक्रो पेनिस है, हो गया है। तो माइक्रो पेनिस अगर आप जब इरेक्ट हो रहा है, इरेक्शन हो रहा है, तनाव आ रहा है, उसके बाद भी जो लेंथ है वो अगर 3 से 4 सेंटीमीटर से कम है तो उसको माइक्रो पेनिस कहा जाता है। यस। सर, अनसेफ सेक्स के बाद कितने समय तक टेस्टिंग करवानी चाहिए सर? अनसेफ सेक्स का मतलब होता है अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स मैरिज के बाद एक्स्ट्रा मैरिटल है वहाँ पे कर रहे हैं, या फिर आपकी शादी नहीं हुई है, आप एक्सपोज हो गए हैं ऐसी जगह पे, तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, उनमें अलग अलग टाइमिंग है, अलग अलग टाइमिंग है। कुछ जो प्रॉब्लम्स हैं वो 48 आवर्स के बाद ही आ जाती हैं, 72 आवर्स के बाद आ जाती, कुछ कई महीने के बाद भी आती हैं। तो सबसे पहले अगर आपको ऐसा कुछ सस्पिशियस है और जिस बंदे को आप जानते हैं, पार्टनर को जानते हैं जिसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, तो सबसे पहले तो उसके टेस्ट करवाइए। HIV 1 और 2 है, 1 और 2 VDRL टेस्ट है, ठीक है। कोई आपको इन्फेक्शन हुआ, गोनोरिया है, या ऐसी चीज़ें करवाइए। अगर आपके पार्टनर को कोई भी टेस्ट, क्योंकि आपके पार्टनर को पहले निकलेगा, आपको बाद में निकले, तो पहले अगर वो जानकार हैं या आपके नॉन है या जो भी है, पहले उनका टेस्ट करवाइए अगर वो पॉजिटिव आता है, ताकि आप पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस इमीडिएटली ले सकें। अगर HIV का केस है तो तुरंत उसको पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस दी जा सके और टाइमली उसको क्या है रोका जा सके, अदरवाइज वो स्प्रेड हो जाएगा। सर, अरेंज मैरिज में सेक्सुअल एंजाइटी कैसे कम हो सकती है? देखिए, अरेंज मैरिज में सेक्सुअल एंजाइटी डिपेंड करता है आपके एजुकेशन लेवल पे, कि जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं वो शादी कर रहे हैं, उनका एजुकेशन का लेवल क्या है, किस लेवल तक उन्हें पता है। तो कई स्टेट्स में देखा गया है कि शादी से पहले उनकी काउंसलिंग की जाती है कि भाई सेक्सुअल इंटरकोर्स इज़ ए पार्ट ऑफ लाइफ, वो पार्ट ऑफ लाइफ है, उसको डिनाई नहीं करना है। क्योंकि अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स परफॉर्म नहीं हो रहा, जो बेसिक नीड है एक मैरिड कपल की, तो उससे क्या है मैरिटल डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, तो वो काउंसलिंग होना ज़रूरी है। वो यूजुअली क्या है, एक मॉरल ड्यूटी होती थी पेरेंट्स की या परिवार में किसी सदस्य की, वो इन चीज़ों के बारे में पहले बता दिया जाता था। और कई बार हम समझते हैं कि इसको पता होगा, अंडरस्टूड है ये चीज़, और कई बार ये अंडरस्टूड नहीं होती हैं, उन्हें जानकारी भी नहीं होती है। कई बार हमने देखा है, हमारे पास कई पेशेंट्स आते हैं, मेल पार्टनर, शादी के दूसरे या तीसरे दिन उस कंडीशन को बोलते हैं पैराफिमोसिस। मतलब स्किन, जैसे सेक्सुअल इंटरकोर्स किया आपने तो स्किन आपकी पीछे जाएगी, पीछे जाने के बाद स्किन को आपको आगे करना होता है। कई लोगों को ये पता नहीं होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद वो स्किन जो पीछे गई उसको आगे लाना होता है, कईयों को नहीं पता होता, और इसके कारणवश 2 या 3 दिन बाद आते हैं वो, जब वो पूरी सोजन और पूरी स्वेलिंग आ जाती है। काफ़ी केस, जब ये मैरिज का सीजन होता है, काफ़ी केस हमें ऐसे मिलते हैं सर। और जब हम इसको पीछे करते हैं, रिट्रीव करते हैं लोकल एनेस्थीसिया में या फिर जाइलोकेन जेली से, उस स्किन को फिर वापस लाया जाता है और उन्हें बताया जाता है दैट इज़ ए फिनोमेना। तो कई बार हमें लगता है कि भाई मेल पार्टनर है इसको पता ही होगा, फीमेल पार्टनर है इसको पता नहीं होगा, तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट यूनिवर्सल रूल है, हमें जजमेंटल उस चीज़ में नहीं, वी मस्ट नॉट बी प्रिजडिस। हमें चीज़ों बात करनी चाहिए आपस में, कोई भी पार्टनर है वो एजुकेटेड है तो वी मस्ट नो दैट। सर, चाइल्ड बर्थ के बाद रिलेशनशिप इंटीमेसी जो होती है हस्बैंड एंड वाइफ की, वो क्यों बदल जाती है? नहीं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि चाइल्ड बर्थ के बाद इंटीमेसी जो बदल जाती है, ऐसे कोई टेक्सचुअल भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि जब भी चाइल्ड बर्थ होता है तो जो फीमेल पार्टनर है उसकी प्रायोरिटीज़ बढ़ जाती हैं, आप समझ सकते हैं, प्रायोरिटीज़ बढ़ जाती हैं बच्चे की केयर और उस टाइमिंग को लेके। तो हो सकता है जो टाइमिंग उनको पहले मिलता था वो टाइम एग्जैक्टली कुछ दिनों तक ना मिल पाए, एक चीज़। दूसरा, मेंस्ट्रुअल सिक्रीशंस जो हैं वो लंबे समय तक निकलती हैं, ये चीज़ें भी रहती हैं, ठीक है। और कई चीज़ें हैं जो इसमें कई बार प्रभावित होती हैं, पर इनका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि डिलीवरी के बाद जो है सेक्सुअल इंटीमेसी मेल और फीमेल पार्टनर की कम हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। सर, वेजाइनल सीमेन और हाइमेनोप्लास्टी क्या होती है?
आजकल काफ़ी ट्रेंड है ये हाइमेनोप्लास्टी का, और कुछ ऐसी ट्रीटमेंट होती हैं एस्थेटिक, वेजाइनल गायनेकोलॉजिकल एस्थेटिक, एक नया डिपार्टमेंट ही आ गया है वेजाइनल रिपेयर सर्जरी। रिपेयर के ऊपर जो काम करते हैं। कई बार क्या है, हाइमन जो है एक मेम्ब्रेन होती है जो वेजाइना के अंदर होती है, जो फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स में निकलती है, मतलब फट जाती है, टेयर हो जाती है, जिसको मतलब समझा गया है कि भाई टेयर होने के बाद जो है ब्लीडिंग होगी। लेकिन कई बार ऐसा नहीं है, कोई और भी एक्टिविटीज़ हैं, साइकिलिंग है, रनिंग है, जंपिंग है, उसमें भी ये टेयर हो जाती हैं। और ये मतलब मिथ है, और ये सबसे बड़ी मतलब एक सोसाइटी की, और जो फीमेल्स ऐसा मतलब इस चीज़ के फीमेल्स ही जाएंगी क्योंकि हाइमन तो उन्हीं के अंदर है। अगर ऐसी रिपेयर के लिए किसी चीज़ के लिए जा रही हैं तो दैट इज़ कोई रिक्वायरमेंट ही उस चीज़ की नहीं है, क्योंकि मेल को कुछ इसमें नहीं पता चलता कि भाई वो मेम्ब्रेन रप्चर हुई है या नहीं हुई है। ये बहुत ही ज्ञानवर्धक पॉडकास्ट है सर। इसमें अपने अंतिम चरण में ले जाते हुए सिर्फ 2 क्वेश्चन और मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसका इफेक्ट मेरे हिसाब से जो भी सुनेगा उसकी अवेयरनेस पे पड़ेगा, तो वो लाइफ टाइम के लिए उनको जनरेशनल नॉलेज देगा, ताकि वो भविष्य में उन गलतियों से बच जाएंगे। जो भी 2 पार्टनर शादी करने वाले हैं उनको शादी से पहले कौन कौन सी टेस्ट करवानी चाहिए सर? देखिए, अगर हम बात करें आज से 50 साल पहले की या 30 साल पहले की भी, तो शादी क्या है, एक ऐसा रिश्ता है जो मतलब फेथ के ऊपर है, विश्वास के ऊपर होता है डिपेंड। लेकिन आजकल के आप कॉन्सिक्वेंसेस, कई चीज़ें आप ऐसी देखते हो, एक्स्ट्रा मैरिटल है या फिर लिव इन की रिलेशनशिप है या शादी से पहले सेक्सुअल एक्सपोजर, ये चीज़ें बढ़ गई हैं। तो डाउट रहता है हस्बैंड के मन में या फिर वाइफ के मन में, या फिर वो एजुकेटेड क्लास में चले गए हैं जहाँ पे डिसीजन मेकिंग वो खुद हैं, तो वहाँ पे अगर उनको चाहिए कुछ ब्लड टेस्ट करवाने, तो वो सिंपल सेक्सुअली ट्रांसमिटिंग के डिजीज़ के जो हैं वो अपने करवा सकते हैं। जिसमें हस्बैंड का करवाना है तो सीमेन एनालिसिस करवा सकते हैं, स्पर्म काउंट कंप्लीट है कि नहीं, जिसको हम बोलते हैं शुक्राणु कितने हैं। HIV करवा सकते हैं 1 और 2, VDRL करवा सकते हैं, गोनोरिया का टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये चीज़ें कुछ टेस्ट करवाते हैं। लेकिन टेस्ट के बाद भी एक जो मेन टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं इम्पोर्टेंसी, नपुंसकता का। इम्पोर्टेंसी और स्टेरिलिटी दोनों डिफरेंट है। इम्पोर्टेंसी मतलब वो सेक्सुअल इंटरकोर्स ही नहीं कर पाएगा। तो इसका कोई भी टेस्ट अभी तक टूल नहीं बना है कि यह आदमी इम्पोर्टेंट है या नहीं है। वो तो जब एक्ट होगा, परफॉर्मेंस होगी, तभी पता चलेगा उसमें। ठीक है सर। और सर एक आखिरी क्वेश्चन जो हमारे समाज की नैतिक धारणाओं को भी चैलेंज करता है, जो आजकल बहुत ही ज़्यादा बढ़ता जा रहा है सर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स क्यों बढ़ रहे हैं जो आजकल कॉमन है? देखिए, चीज़ें पहले भी थी, हो सकता है इतना पता नहीं चलती थी। आजकल आपके पास न्यूज़ है, मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, हर जगह कैमरे लगे हैं, हर बंदे के हाथ में मल्टीमीडिया मोबाइल है, चीज़ें हैं। कोई भी चीज़ ऐसी होती है, कोई एक्ट हो रहा होता है तो वो रिकॉर्ड कर लिया जाता है। पहले ये चीज़ें जो थी वो पहले कई बार उपलब्ध नहीं थी या पता नहीं चलती थी। अब जो है ये चीज़ें ओपन हो गई है ज़्यादा। और जो भी कोई सोसाइटी है, सभ्यता, वो एडवांसमेंट की तरफ बढ़ती है तो वो एडवांसमेंट दूसरे देशों से कंपेयर की जाती है। जैसे दूसरे देशों में आप देखोगे डाइवोर्स रेट है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब वहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं 3, एक इंडिया में आप देखोगे एक डाइवोर्स लेना ही डिफिकल्ट है, वहाँ पे 2-3 मतलब 3-3 4-4 हो जाते हैं, चेंज कर दिए जाते हैं। तीसरा क्या है, इन चीज़ों का आजकल सेक्सुअल लाइफ का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा होने लगा। पहले लोग वेट करते थे, एक मोरल वैल्यूज़ होती थी। जैसे कोई प्रॉब्लम अगर कपल में है, जैसे कोई भी प्रॉब्लम हम लगा सकते हैं, इम्पोर्टेंसी की है या कोई और प्रॉब्लम है, तो उसमें क्या है, वो अपने माँ बाप से या किसी से शेयर करते थे, तो उन चीज़ों को दबा दिया जाता था। उन चीज़ों को क्या किया जाता था, दबा दिया जाता था। भाई समाज में बदनामी होगी, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मानते हो आप ये चीज़ें? आजकल वो चीज़ें एक्सपोज होने लगी हैं, अपना पार्टनर, अपना सेटिस्फेक्शन बाहर देखने लगा गया है। मोरल वैल्यूज़ हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गई हैं। जब मोरल वैल्यूज़ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएंगी तो फिर देखने वाला कोई नहीं है। आप अडल्ट हैं, यू कैन टेक योर ओन डिसीजंस। आजकल तो लीगली भी आप देख रहे हो, आप मैरिड भी हो तो भी एक्स्ट्रा मैरिटल में आप रह रहे हो, लिव इन में रह रहे हो, कोर्ट भी वहाँ पे कुछ नहीं कर पा रहा। बिल्कुल सही बात है। अभी रिसेंटली एक डिसीजन आया था, जजमेंट 2-3 महीने पहले, लिव इन में रह रहा है हस्बैंड बिना डाइवोर्स के,
बिना डाइवोर्स के दूसरी महिला के साथ लिव इन में रह रहा है। तो ये चीज़ें तो सारी मॉरल वैल्यूज के ऊपर हैं, इनकी कोई टेक्सचुअल डेफिनेशन नहीं आ सकती, ये सेल्फ डिसीजंस हैं। तो इन चीज़ों की वजह से ये एक्स्ट्रा मैरिटल आजकल जो है वो बढ़ रहे हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण जो है वो सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी है। सेक्सुअल डिस्फंक्शन भी है। आप एक आदमी के साथ लंबे समय से, एक पार्टनर के साथ आप रह रहे हो, तो आपको एक जो बोलते हैं ना पीक आ जाती है भाई, आपको एक एवरेज आ जाती है, पीक आ जाती है। तो यू वांट टू एंजॉय और यू वांट टू, देखते हुए बाकी चीज़ों को, आज के ज़माने को, तो यू वांट टू एंजॉय आउटसाइड। Just human behavior that he wants to explore something new, something different from daily life. रिलेशनशिप हैं वो बढ़ रहे हैं, ये भी चीज़ें हैं। और फिर हो सकता है कई बार सेटिस्फेक्शन हमें नहीं मिल पाता है। कई बार क्या होता है, कपल में हस्बैंड मोर इंटरेस्टेड है सेक्सुअल इंटरकोर्स में, वाइफ कम है, या वाइफ ज़्यादा इंटरेस्टेड है, हस्बैंड कम है, वाइस वर्सा, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो वो चीज़ें जब सेटिस्फाई नहीं होती तो तब हम क्या करते हैं, वी लुक फॉर ऑप्शंस। अब ऑप्शंस कहाँ पे ज़्यादा होते हैं? ऑप्शंस वहाँ पे ज़्यादा होते हैं जहाँ पे फ्रीडम होती है, यहाँ पे यूजुअली इन वर्किंग पीपल। Working people. तो लोग वर्किंग है, जैसे हस्बैंड काम कर रहा है बाहर, तो उसके पास ऑप्शन है, वो 9 घंटे बाहर स्पेंड कर रहा है। वाइफ है, वो बाहर टाइम स्पेंड कर रही है। अभी रिसेंटली एक डाटा आया था, जितने भी लोग आउटसाइड वर्क कर रहे हैं, 30 to 40% के एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स हैं, अप टू 60% उसमें लिखा हुआ था। तो दैट इज द रीजन, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम वहां पे स्पेंड कर रहे हैं, घर पे तो आगे सिर्फ सो रहे हैं। दे आर स्पेंडिंग मोर टाइम्स। और कई बार तो बिजनेस ट्रिप्स भी होती हैं, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन के लिए जा रहे हैं वो टूर पे। अब आप उनको मना भी नहीं कर सकते, बिकॉज इट्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर कैरियर, योर प्रोफेशन। तो ये सारी चीज़ों पे भी, मल्टीपल चीज़ों पे भी निर्भर करता है। और सेक्स एक ऐसा फिनोमिना है दैट हार्ड टेक्स 2 मिनट्स, 4 मिनट्स, 5 मिनट्स, ये चीज़ें हो जाती हैं, और हो जाती हैं फिर ये आगे बढ़ जाती हैं। और एक बार जब आप आगे जाते हो तो ये चीज़ें और बढ़ती चली जाती। दैट इज़ द मोस्ट कॉमन रीजन फॉर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप। थैंक यू वेरी मच सर, इट वाज ए वेरी वंडरफुल ग्रेट सेशंस। बहुत ही ज़्यादा नॉलेजफुल बातें आपने की। मुझे उम्मीद है कि ये बातें जिस जिस ह्यूमन बीइंग तक पहुंचेंगी उसकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आएगा। और बहुत ही ज़्यादा धन्यवाद आपका, इतना कीमती समय आपने हमारे लिए दिया। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो सर ने आज अपनी ओपीडी भी छोड़ दी, हमारे लिए टाइम निकाला, सर हमारे पास आए, इतनी वैल्यूएबल नॉलेज हमें प्रोवाइड की। वी शैल ऑलवेज बी ग्रेटफुल ऑफ यू सर। थैंक्स वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच। मुझे भी अच्छा लगा नॉलेज को शेयर करके एक प्लेटफॉर्म पे, ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। और कई युवा वर्ग हैं, यंगस्टर हैं, वो इन सारी प्रॉब्लम से बचें। STIs हैं, अननेसेसरी अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं, इन चीज़ों से बचें और अपनी हेल्थ, कैरियर की तरफ ध्यान दें। और जो मैरिड कपल्स हैं, कहीं पे भी सेक्सुअल डिस्फंक्शन का कॉम्प्रोमाइज़ है तो उसको बैठ के बात करें। बिल्कुल सर, दे आर द बेस्ट काउंसलर फॉर देम। हमारे पास आने की ज़रूरत कम पड़े, क्योंकि वहीं पे वो बैठ के बात कर सकते हैं और उन चीज़ों को, दे आर द बेस्ट सॉल्यूशन फॉर दैट। सो थैंक यू वेरी मच। या थैंक्स अ लॉट।